डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आर एस यादव आपके सम्मुख मेरा जो आज का लेक्चर है वह है बीए सेकेंड ईयर के मानव भूगोल एवं एमए प्रीवियस ज्योग्राफी द ज्योग्राफिकल थॉट के लिए भी उपयोगी है। पिछले लेक्चर में हमने शुरुआत की थी मध्यकाल में अरब भूगोलवेत्ताओं के का क्या योगदान था भूगोल के विकास और इतिहास के क्रम में। इसी क्रम में जो पूर्व लेक्चर जो आपने जो जिसको काफ़ी पसंद किया है उसमें हमने परिचय के साथ साथ अरब साम्राज्य और अरब भूगोलवेत्ताओं के के प्रगति के क्या कारण थे उस पर हमने डिस्कस किया था। आज हम जो अरब भूगोलवेत्ताओं की देन यानी कंट्रीब्यूशन ऑफ अरब जोग्राफर्स पार्ट 2 में अरब भूगोलवेत्ताओं के भौगोलिक योगदान पर चर्चा करेंगे। मेरे पूर्व लेक्चर में कुछ जो त्रुटियां थी, मैं उसके लिए मुझे खेद है। मैंने पूर्व लेक्चर में जो कि मुझे कमेंट से भी पता लगी हैं और मैंने 2-3 बार मेरे लेक्चर को भी सुना जो मैंने एक कल ही डाला था, उनमें एक स्थान पर जो मेरे से गलती हुई थी वो ये कि मैंने 300 ईस्वी पूर्व एक शब्द यूज किया था वहाँ पर, जबकि वो ईस्वी पूर्व नहीं, वो ईस्वी था। ये एक जब आप ऑनलाइन लेक्चर बनाते हैं, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ये ऐसी त्रुटियाँ हो जाती हैं। एक उच्चारण के संबंध में मिस्टेक जो मेरे से हुई थी कि मध्यकाल को मैंने मेडाइवल शब्द यूज़ किया, जबकि एक्चुअल में वो मेडीवल है। इसी क्रम में चूंकि ईस्वी पूर्व और ईस्वी जो कि बीसी और एडी से संबंधित हैं, क्राइस्ट के जन्म से जो पहले के वर्ष हैं वो उल्टी क्रम में चलते हैं और उसके बाद में सीधे क्रम में हैं। अब जो अर्बन अर्ब हाँ, एक और जो मैं अभी अभी मैंने उच्चारण से निकला, अर्बन जोग्राफर्स, बिकॉज ये एक त्रुटि मेरे से कई बार हुई है। ये अरब भूगोलवेत्ता हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे अमेरिका के जो जोग्राफर हैं हम उसको अमेरिकन जोग्राफर्स कह देते हैं, ब्रिटिशर्स जोग्राफर, फ्रेंच जोग्राफर्स। तो इंग्लिश में अरेबियन या होना चाहिए था, मैं उसको कई बार अर्बन बोल गया हूँ मेरे लेक्चर में, जबकि वो अरब भूगोलवेत्ता है। अर्बन एक अलग शब्द है। अर्बन ज्योग्राफी नगरीय भूगोल के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर आप उसे अरब भूगोलवेत्ता ही समझें। बिना वक्त गुजारे हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जो योगदान है, कंट्रीब्यूशन जो अरब भूगोलवेत्ताओं का, उसे हमने 9 खंडों में विभाजित किया है, जिसे हम अभी अध्ययन के रूप में देखेंगे। अरब भूगोलवेत्ताओं की मुख्य देन या योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ अरब जोग्राफर्स। अरब भूगोलवेत्ताओं के योगदान को हम यहाँ 9 भागों में डिस्कस करेंगे। यानी उन्होंने जो कार्य किया मध्यकाल में,
अंधकार युग के पश्चात उसको हमने 9 भागों में बांट करके उसका अध्ययन किया है। यानी उन्होंने जो अध्ययन किया, अन्वेषण किए, खोज कार्य किए या जो ग्रंथों का अनुवाद किया, उन सबको निम्न 9 कर्मों में हम जानेंगे। प्रथम यानी जो पहला है वो है प्राचीन भौगोलिक ज्ञान की रक्षा। यहाँ पर अरब भूगोलवेताओं का एक महत्वपूर्ण कार्य यह था कि प्राचीन युग के यूनानी और रोमन ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद करके उन्होंने यूनान के भौगोलिक ज्ञान को जीवित रखा था। ठीक है, यहाँ पर यूनान का जो भौगोलिक ज्ञान था, जो कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था, जो एंशियंट या प्राचीन भारतीय भूगोलवेत्ता को योगदान था, उसमें यूनान और रोम का मुख्य योगदान था। यूनानी भूगोलवेत्ता उसमें प्रमुख तौर पर थे। उनका जो ज्ञान था उसको जीवित रखा, यानी उसका अध्ययन किया गया। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने अपने द्वारा जो कार्य किए, जो खोज की, जो अन्वेषण किए, उससे भी ज्ञान में वृद्धि की। इसका परिणाम या जो ये किया गया उसको इससे स्पष्ट है कि 8वीं शताब्दी में अरब साम्राज्य पर अब्बासी वंश का आधिपत्य स्थापित हुआ। उस समय खलीफा प्रशासनिक कार्यालय को सीरिया के नगर दमिश्क से हटाकर इराक के नगर बगदाद में स्थापित किया गया। यहाँ पर जो प्रशासनिक कार्यालय, जो खलीफा शब्द यूज हुआ है, ये जो रूलर होते थे उस वक्त, उनके अधीन जो ओहदेदार या धार्मिक कार्यों को जो लोग टैकल करते थे या संभालते थे, उनके लिए कहीं एक रूलर के रूप में खलीफा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ पर जो प्रशासनिक कार्यालय था उसको सीरिया के दमिश्क से हटाकर इराक के नगर बगदाद में स्थापित किया गया। यहाँ स्थापित करने के पीछे जो कार्य था, जो उस समय था, वो मैं नहीं जानता, लेकिन जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार ये है कि वहां पर यूनानी प्रभाव मौजूद था, क्योंकि प्राचीन काल में यूनान के द्वारा ही सबसे अधिक कार्य, यूनानी भूगोलवेताओं ने अधिक कार्य किया था। वहां पर अरबों का संपर्क क्योंकि ईरानी यानी पर्शियन संस्कृति से हुआ, जिस पर यूनानी छाप बहुत गहरी थी। तब यूनानी वैज्ञानिकों ने ग्रंथों का अनुवाद किया और अरबी भाषा में लिखे गए। यहाँ पर अरस्तूत और टॉलमी के ग्रंथों को अनुवाद किया गया, उनका अध्ययन किया गया, साथ ही स्ट्रोबो के ग्रंथों को भी पढ़ा गया। यद्यपि भूगोल के सभी पक्षों में रुचि ली गई थी, परंतु गणितीय भूगोल पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया था अरब भूगोलवेताओं द्वारा, क्योंकि अरब जो एरियाज है, जो भूगोल पर या ग्लोब पर उसकी जो लोकेशन है, वो खगोलीय कार्यों के लिए एक उत्तम दशा है। हमारा जो सेकंड जो इनके कार्य हैं वो है खगोलिकी में विशेष प्रगति। चूंकि अरब में मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय वातावरण है, यानी वहां पर डेजर्ट है, शुष्क वातावरण है, आर्द्रता की कमी है, और साथ ही जो नाइट होती हैं, जो रात्रि के दौरान आकाश पूर्णतया साफ होता है। इस कारण से वहां पर अरबों को भौगोलिक वेदों में बड़ी सफलता मिली थी। ये जो कारण थे, जिनके कारण
खगोलीय जो आकाशीय पिंडों का अध्ययन हुआ उसमें उनको सहायता प्रदान की। वहां पर गोल यंत्र, चक्र यंत्र, तुरीय यंत्र, फलक यंत्र आदि की सहायता से नक्षत्रों की गतियों के, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण की दशाओं, पृथ्वी की विश्वीय स्थितियां यानी जिसको हम इक्वेटोरियल विषुवत-रेखीय जो स्थिति आती है उसके लिए हमने इक्वेटोरियल कंडीशन शब्द यूज किया है, तथा सूर्य और चंद्र के राशि परिवर्तन के संबंध में काफी ऑब्जर्वेशन किए गए हैं। जिन यंत्रों का अरब भूगोलवेत्ताओं ने इस्तेमाल किया वो सभी यंत्र प्राचीन भारतीय वेधशालाओं में भी प्रयोग किए गए हैं। यहाँ पर जो भारत में जो यंत्र इस्तेमाल किए गए थे उनमें चक्र यंत्र, चाप, तुरीय यंत्र, गोल यंत्र, नाड़ी वलय, घटिका, शंकु यंत्र, फलक यंत्र, यष्टि यंत्र का काफी इस्तेमाल हुआ है। और मैं यहाँ पर आपको एक बात अवश्य बताना चाहूँगा कि जयपुर के महाराजा जयसिंह खगोलिकी में विशेष रुचि रखते थे। उन्होंने देखा कि भारतीय, अरबी और यूरोपीय ज्योतिषी ग्रंथों में जो वर्णन है उन्होंने भी 5 नगरों जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, काशी और मथुरा में वेधशालाएं बनवाई, जिनमें सूर्य, चंद्र, नक्षत्रों, ग्रहों की चालों के अन्वेषण या शोध के कार्य होते थे। थर्ड जो पॉइंट है, तीसरा, गणितीय भूगोल। अरब भूगोलवेत्ताओं ने पृथ्वी के आकार को निश्चित करने के काफी प्रयास किए तथा उन्होंने बेलनाकार प्रक्षेप पर बने समुद्री मानचित्र को भी उपयोगी बताया। बगदाद में गणितीय भूगोल का विकास केंद्र था। यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि इससे ऊपर भी जब अब्बासी ने जो प्रशासनिक कार्यालय शिफ्ट किया था दमिश्क से बगदाद में, ये कुछ 7 ऐसे केंद्र थे जो उस वक्त के भौगोलिक शिक्षा केंद्र थे। यहीं पर जो गणितीय भूगोल का विकास हुआ था वह बगदाद में हुआ था। भू सर्वेक्षण के लिए पृथ्वी की आकृति और आकार को निश्चित करने के लिए मानचित्रों के निर्माण और परिवहन आदि के लिए गणितीय भूगोल का प्रयोग किया जाता था। सिराज, काहिरा, टोलेडो में भी खगोलीय तथा गणित के उच्च अध्ययन किए गए थे। इन अध्ययनों का समावेश अल फरगानी, अब्दुल रहमान, अल अजीज, अल रहीम, इब्न यूनुस आदि विद्वानों के ग्रंथों में मिलता है। फोर्थ पॉइंट है अक्षांश और देशांतरों की शुद्ध गणना। अरब भूगोलवेत्ताओं में जो कार्य अधिक किया गया वह अक्षांश देशांतरों की दूरियों की गणना प्रमुख तौर पर की गई थी। यहाँ पर मुसलमानों के तीर्थ स्थान मक्का की स्थिति के संबंध में पृथ्वी के निर्देशांकों को शुद्धता के साथ निश्चित करने का कार्य किया गया, ताकि दूर स्थानों पर जो भी मुस्लिम धार्मिक स्थान हैं वहाँ पर जो भी प्रार्थनाएं या जो भी अल्लाह के लिए प्रार्थना की जाती है उसके लिए ये कहा गया कि
या जो मस्जिदों का निर्माण किया गया पूरे साम्राज्य में, वो जब वो पूजा करते हैं या कुरान की जो भी संतुति करते हैं, तो करते समय उनका जो मुख है वो सभी मक्का की तरफ होना चाहिए। तो इस हिसाब से भी अक्षांश देशांतरों और दिशाओं का ज्ञात होना बहुत आवश्यक था। और जब चूंकि मक्का जो मेन धार्मिक स्थल था मुस्लिम कम्युनिटी का, वहां पर दोपहर के 12 बजे जो प्रार्थना होती थी, उसी के आधार पर अन्य शहरों में भी उसी समय प्रार्थनाएं आयोजित होती थी। अगर यदि कोई स्थान मक्का से पूर्व में है, तो चूंकि वहां का समय उस समय से पहले आता है, तो देशांतरों की गणना के हिसाब से यह निश्चित किया गया कि किन शहरों में जहां जहां पर प्रार्थना सभाएं होती हैं वो कितने बजे आयोजित होंगी, ताकि पूरे साम्राज्य में एक साथ जो प्रस्तुति है या प्रार्थना है वो हो सके। इस हेतु भी अक्षांश और देशांतरों की शुद्ध गणना बहुत आवश्यक थी। जो फिफ्थ पॉइंट है वह है भौगोलिक वर्णन ग्रंथ। वर्णात्मक भूगोल के क्रम में वहां के जो खलीफाओं के संरक्षण में ग्रंथ लिखे गए, उसमें अरब साम्राज्य, भारत, मध्य एशिया और अरब के प्रादेशिक वर्णन बहुत श्रेष्ठ हैं। सबसे अधिक संख्या में ग्रंथ इदरीसी ने लिखे थे, जो वैज्ञानिक ढंग से की गई प्रादेशिक व्याख्यान के उदाहरण हैं। अन्य जो कार्य उस वक्त किए गए, उनमें सुलेमान, अबू जैद, रमहूर मुजी, इब्न खुर्दाहदेब, इब्न फागिही, अल जनी आदि के नाम प्रमुख हैं। खुर्दाद बेह की पुस्तक रास्ते और मुमालिक में अरब, फारस, हिंदेशियाई द्वीपों, मलया, जापान, कोरिया का भौगोलिक वर्णन मिलता है एवं इन देशों के व्यापारिक मार्गों के अलावा सामान्य भूगोल और नगरों के वर्णन भी लिखे हुए हैं। अल याकूबी ने अरब, मिस्र, सीरिया, इराक, ईरान और भूमध्य सागरीय अफ्रीका के नगरों का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। अल मसूदी ने ईरान और इराक का भूगोल लिखा तथा अल बरूनी ने भी अपनी पुस्तकों में उपरोक्त शहरों का वर्णन किया है। अल मसूदी ने जो दो पुस्तकें जो प्रसिद्ध रही हैं, उनमें सोने की चरागाहें और जवाहरातों की खानें तथा उपदेश और निरीक्षण प्रसिद्ध हैं। इब्ने हाकल ने अपनी भौगोलिक यात्राओं के संबंध में दो पुस्तकें, पृथ्वी की आकृति और दूसरी संसार के देश, जिसमें देशों का सामान्य भौतिक और आर्थिक भूगोल लिखा गया था। अल बरूनी भी अरब भूगोल वेताओं में प्रमुख स्थान रखते हैं। उन्होंने मध्य एशिया के उज्बेकिस्तान का से अफगानिस्तान के नगर गजनी से भारत आया था। उन्होंने भारत में रहकर यहाँ के ग्रंथों का अध्ययन किया एवं उन्होंने अपनी 3 पुस्तकें लिखी, जो कि किताब हिंद, द बुक ऑफ इंडिया, जवाहरात, प्रीशियस स्टोन्स, और तीसरी जो बुक थी, स्थानों की सीमाएं तथा दूरियों की शुद्धियां।
बाउंड्रीज ऑफ द प्लेसेस एंड करेक्शंस ऑफ डिस्टेंस प्रमुख थी। अल बरूनी खगोलिकी, गणित, वर्णात्मक भूगोल के प्रख्यात विद्वान थे। उन्होंने देशांतर निर्धारण के लिए त्रिकोणमितीय विधि पर भी लेख लिखा था, जो कि आज भी वर्तमान में भौगोलिक सर्वेक्षण के लिए त्रिभुज सर्वेक्षण आज भी किया जाता है, इस पर भी उन्होंने कार्य किया था। एवं अल बरूनी ने जो एक विशेष कार्य जो अरब भूगोलवेताओं में के अध्ययन में नहीं पता चला है, वो अल बरूनी ने किया। उन्होंने औषधियों के निर्माण में भेषज विज्ञान पर भी अपनी पुस्तक लिखी। यानी जो आयुर्वेदिक या जड़ी बूटियों के आधारित जो विज्ञान है, जो दवाई बनाई जाती है, उसे भेषज विज्ञान कहा जाता है। इसमें पौधों, पशुओं और खनिजों से औषधियां प्राप्त करने का वर्णन और उसके संबंध में जानकारी उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखी है। यह पुस्तक अपने आप में एक विचित्र विश्वकोश थी। डियर स्टूडेंट, लेक्चर लंबा होने के कारण जो शेष भाग है वो मैं अरब भूगोलवेताओं की योगदान का पार्ट 3 में पूरा करूंगा। धन्यवाद।